हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं शरद यादव आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्लैंस एकेडमी पर। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग कवर करेंगे अक्टूबर 2023 की विजन आईएएस की मंथली मैगजीन, जो कि आपके यूपीएससी 2024 के एग्जाम के लिए बेहद ही हेल्पफुल रहेगी। और ये विजन आईएएस की मंथली मैगजीन है, जो आपको भी पता है कि यूपीएससी की फील्ड में करंट अफेयर्स को लेकर विजन आईएएस सबसे टॉप पर रहती है। और इसी चीज को लेकर हिंदी माध्यम के लिए मैं यूट्यूब चैनल पर लगातार क्लासेस ले रहा हूँ। पिछले 5-6 महीनों की हमने कवर किए, जिसमें मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर और ये अक्टूबर किए। और बहुत ही ढेर सारा आप लोगों का प्यार मिल रहा है, सपोर्ट मिल रहा है, और मुझे भी इस तरीके से मोटिवेशन मिलती है कि मैं लगातार आप लोगों के लिए क्लासेस लेकर आता रहूं। कल मैं आउट ऑफ स्टेशन था, इसलिए मैं क्लास नहीं ला पाया। इवन कि मैं अभी जो है कि अपने रूम पर आया हूं और अभी मैंने आते ही सबसे पहले आपकी क्लास बनानी शुरू की है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस टॉपिक को। इसकी हमने 2 क्लासेस ऑलरेडी पहले कर लिए, जिसमें पॉलिटी सेक्शन को हमने पूरा का पूरा कवर कर लिया है। और आज हम पढ़ेंगे इंटरनेशनल रिलेशन। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। और इसकी पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल को हमारे ज्वाइन कर सकते हो, जहां आपको इसकी पीडीएफ भी मिल जाएगी। आप उसे प्रिंट निकाल भी सकते हो या फिर अपने लैपटॉप, टैबलेट या मोबाइल में यूज कर सकते हो। और उसके बाद जब ये सारे टॉपिक कवर हो जाते हैं पूरे मंथली मैगजीन के, तो मैं ये हाईलाइटेड जो मैगजीन होती है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं, जो डिस्कस करता हूँ, इसमें जो एग्जांपल लिखता हूँ, उस प्रिंट को भी आप चाहे तो निकाल सकते हो या फिर उसे भी आप पढ़ सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला लेक्चर है आज का हमारा इंटरनेशनल रिलेशन में। आप देखोगे इजराइल और हमास का युद्ध। दोस्तों, सीधी सी बात मैं आपको बताऊं, चाहे इजराइल हमास का युद्ध देख लीजिए, चाहे रूस यूक्रेन का युद्ध देख लीजिए, या अमेरिका वियतनाम का युद्ध देखिए, या भारत पाकिस्तान का युद्ध देखिए, किसी भी प्रकार का जो युद्ध देखने को मिलता है हमें, कहीं ना कहीं ये महाशक्तियों द्वारा फैलाया गया युद्ध होता है। चाहे अतीत काल में देख लीजिए, चाहे वर्तमान काल में देख लीजिए, और भविष्य काल में भी ये इसी तरीके से प्रोपेगेंडा फैलाया जाएगा। तो आप कहेंगे सर, इजराइल और हमास में किस दुनिया का हाथ हो सकता है, किस देश का हाथ हो सकता है? तो अभी मैं ये सारी चीजें आपको समझाऊंगा। तो आप देखेंगे कि इंटरनेशनल रिलेशन में देखिए, दो देशों को कभी भी दो देशों के बीच का संबंध नहीं पड़ना चाहिए। मेरा पर्सनली जो है कि अनुभव रहा है, और मेरा पर्सनली ये सब्जेक्ट भी है इंटरनेशनल रिलेशन, मेरा मास्टर्स और डॉक्टरेट इसी में है मेरी। तो मैं आपको एक ही चीज सलाह दूंगा कि जब भी आप इंटरनेशनल रिलेशन को टॉपिक को पढ़ें, तो किसी भी दो देशों के बीच का वो टॉपिक नहीं होना चाहिए। हमेशा उसको 3 से 4 कंट्रीज के साथ इंक्लूड करके पढ़िए, उसके इम्पैक्ट को देखिए, दूसरे देशों के साथ संबंध कैसे प्रभावित होंगे, कैसे नहीं। ये सभी चीजें मैं लगातार इंटरनेशनल रिलेशन के लेक्चर में आपको समझाता रहा हूं, और आज भी समझाऊंगा कि इजराइल हमास का युद्ध केवल इजराइल और हमास का नहीं है, बल्कि ये इस्लाम और यहूदी का युद्ध है, बल्कि ये साम्राज्यवाद और पूंजीवाद का युद्ध है। साम्राज्यवाद पूंजीवाद के साथ साथ पूंजीवाद और समाजवाद का युद्ध है। नई मिश्रित अर्थव्यवस्था का युद्ध है। दो विचारों का युद्ध है। तो ध्यान देने वाली बात है, जैसे कि हमास के लड़ाकों ने क्या किया, ऑपरेशन तूफान अल अक्सा, जिसको हम अल अक्सा फ्लड के नाम से भी जानते हैं, इजराइल पर अचानक एक बड़ा हमला किया। ठीक है, 7 अक्टूबर को किया इन्होंने, और आज चल रहे दिसंबर, यानी 2-2.5 महीने से हो रहा है युद्ध लगातार। तो इन्होंने क्या किया, अल अक्सा फ्लड कह सकते हो या ऑपरेशन तूफान अल अक्सा, इजराइल पे अचानक हमला कर दिया। और फिर इजराइल ने बदले में क्या किया, हमास के खिलाफ लिखित रूप से, औपचारिक रूप से युद्ध की घोषणा कर दी कि भाई ये तो युद्ध छेड़ दिया गया हमारे खिलाफ, और अब हम युद्ध में शामिल हो रहे हैं। वहीं ऑपरेशन तूफान जो अल अक्सा है, वो यहूदियों के पवित्र दिन सब्त के दिन शुरू हुआ, और सब्त यहूदियों का जो उपासना और अवकाश का दिन होता है। अब मैं आपसे कहूं कि अगर भारत पर ईद के त्यौहार के दिन, या दीपावली के त्यौहार के दिन, या फिर जो है कि बकरीद के दिन, या आपका जो क्रिसमस के दिन, किसी ऐसे त्यौहार पर जो आपका बहुत पवित्र त्यौहार है, हालांकि त्यौहार तो सभी पवित्र होते हैं, चाहे छोटे हो चाहे बड़े हो, चाहे कोई जयंती हो, लेकिन अगर किसी त्यौहार के दिन किसी आतंकवादी संगठन के द्वारा अगर आक्रमण कर दिया जाए या युद्ध कर दिया जाए, तो स्थितियां बहुत ही ज्यादा आग बबूला वाली हो जाती है। हालांकि किसी भी दिन, चाहे आपका त्यौहार हो या ना हो, अगर आप पर किसी प्रकार की बमबारी या आतंकवादी घटना हो रही है, तो आपको गुस्सा होगा ही होगा, आप नाराज होंगे ही, आपका नुकसान होगा। लेकिन अगर त्योहार के दिन किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं जानबूझ के प्रोपेगेंडा को फैलाया जा रहा था कि त्योहार इनका बाधित करो और सारी चीजें हम हाईलाइट करें। तो यही चीज हुआ कि जो सब्त होता है दोस्तों, ये यहूदियों की उपासना और अवकाश का दिन होता है, जिस दिन पूरा का पूरा इजराइल में ये पूरा त्योहार मनाया जा रहा था, और उसी दिन अचानक से ये आतंकवादी हमले शुरू हो गए हमास के द्वारा। आप यकीन नहीं मानेंगे कि हवाई हमले से जो है कि करीब करीब 20 मिनट में 5000 रॉकेट दागे गए। यानी कि हमास ने इजराइल पे 20 मिनट में दोस्तों 5000 रॉकेट। आप इंटेंसिटी देखिए कि 1 मिनट में न जाने कितने 100 रॉकेट दाग दिए गए। और हवाई हमलों से बचने के लिए जो इजराइल की जो आयरन डोम था, वो भी जो है कि फेल हो गया।
और आयरन डोम को 2011 में डेवलप किया था इजराइल ने, जो कि शॉर्ट रेंज की एक वायु रक्षा प्रणाली है। इट मीन्स कि अगर हवाई फायर अगर कोई होती है या कोई मिसाइल आती है तो लगभग 70 किलोमीटर की दूरी को भेदते हुए ये उसको खत्म कर सकती है। लेकिन एक आयरन डोम कितना करेगा भाई, वो पहले से तैयार बैठे थे, उन्होंने 20 मिनट में सारी मिसाइल दागने का टारगेट पहले सेट कर रखा था और आयरन डोम को तो ये पता भी नहीं था। वो जब तक प्रिपेयर्ड होता, जब तक तैयार होता, तब तक आयरन डोम भी ध्वस्त होने की स्थिति में आ गया, यानी कमजोर पड़ गया। और आगे देखते हैं, आयरन डोम की बात करें तो ये क्या है, तो ये दोस्तों इजराइल की सबसे उन्नत कम दूरी की जमीन से हवा, ध्यान देना लैंड टू एयर की बात हो रही है। ये पूछा जा सकता है आपसे कि आयरन डोम मिसाइल प्रोजेक्ट किस देश का है या इसकी पद्धति क्या है, ये कैसे मारक क्षमता इसकी है, जमीन से हवा है या हवा से जमीन या सतह से सतह या हवा से हवा, तो ऐसे ऑप्शन बनते हैं। तो ये एक वायु रक्षा प्रणाली है जो जमीन से हवा मार कर सकती है। 70 किलोमीटर की रेंज में किसी भी रॉकेट, मिसाइल या मानव रहित यानी अनमैन्ड जो एयर व्हीकल होते हैं उनको ट्रैक करके नष्ट कर सकती है, यानी ट्रैक भी करेगी और नष्ट भी कर देगी। तो है तो वाकई बहुत अच्छी। अब भाई 70 किलोमीटर पहले ही जो है कि ट्रैक कर ले रही है कि एक मिसाइल हमारे यहाँ आ रही है, लेकिन एक आ रही हो तब तो आयरन डोम काम करेगा। दोस्तों 5000 मिसाइलें आ रही हैं, कहाँ कहाँ आयरन डोम काम करेगा? कैसे इजरायली लोग कर पाते हैं? एक नरसंहार के तौर पे ये किया गया और उसके बाद हमास के लड़ाकों के खिलाफ इजराइल ने क्या किया, आयरन स्वॉर्ड्स मतलब कि लोहे की तलवार, क्योंकि आयरन डोम तो उनका प्रोजेक्ट था जो उनकी रक्षा प्रणाली थी, तो इसी से संबंधित उन्होंने एक नाम दे दिया आयरन स्वॉर्ड्स। अब यहाँ पर आपसे यूपीएससी दो तरीके के प्रश्न पूछ सकता है। मान लीजिए पूछ लेता है कि आयरन स्वॉर्ड्स क्या है। फॉर एग्जाम्पल किसी धातु का नाम है, किसी युद्ध का पद्धति, युद्ध में जो है कि ऑपरेशन है, या कुछ भी ऐसे करके यूपीएससी का पीवाईक्यू आप देखोगे तो ऐसे ही उठाता है, छोटे छोटे शब्दों को पकड़ के प्रश्न बनाता है। तो आयरन स्वॉर्ड्स क्या है? इजराइल के द्वारा किए गए प्रतिक्रिया के स्वरूप हमास के खिलाफ युद्ध ऑपरेशन था। और जबकि अल अक्सा वाला जो अभी हमने पढ़ा, ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड जो था, ये हमास ने इजराइल के खिलाफ शुरू किया। तो ये दो शब्द जो मेजर पॉइंट है इनको पकड़ के रखिएगा, क्योंकि यही होता है। और एक तीसरा ऑपरेशन चलाया जा रहा था इस दौरान कि भारत ने इजराइल में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए ऑपरेशन अजय चलाया। जिस तरीके से ऑपरेशन गंगा चलाया था यूक्रेन में फंसे लोगों को निकालने के लिए, उसी तरीके से ऑपरेशन अजय भी चलाया गया भारत सरकार के द्वारा कि इजराइल में जो लोग फंसे हुए हैं उन्हें बाहर निकाला जाए और भारत वापसी कर दी जाए। क्योंकि हमास के लोग ये नहीं देख रहे हैं कि फिर हम यहूदी पे अटैक कर रहे हैं या कुछ भारतीयों पे कर रहे हैं, कुछ प्रवासी देशों पे कर रहे हैं। उन्हें बस ये था हम इजराइल की जमीन पर अटैक करेंगे, जो मर रहा है मरने दो, ये चीज थी। तो ऐसे में भारत सरकार ने कौन सा ऑपरेशन चलाया? ऑपरेशन अजय चलाया। अब यहाँ पे हम थोड़ी सी जानकारी हमास के बारे में समझ लेते हैं कि हमास क्या है दोस्तों। तो हमास या इस्लामिक रेजिस्टेंट मूवमेंट जो है, इसकी स्थापना 1987 में हुई और ये गाजा, वेस्ट बैंक, पूर्वी यरूशलेम पर इजराइल के कब्जे का विरोध करने के लिए शुरू हुआ था। मतलब इजराइल ने जब गाजा पे कब्जा कर लिया, वेस्ट बैंक पे कब्जा कर लिया, यरूशलेम पे कब्जा कर लिया, तो फिलिस्तीन में पैदा हुआ ये हमास संगठन इसका विरोध कर रहा था 1987 से ही कि इजराइल इन क्षेत्रों के कब्जे को मुक्त कर दे, इजराइल इन क्षेत्रों को फ्री कर दे। अभी मैं आपको इमेज में दिखाऊंगा ये सारी चीजें कि कहाँ पर है। तो चलिए मैं आपको पहले वो दिखा ही देता हूँ इमेज में, नहीं तो आप कंफ्यूज रहेंगे। अब यहाँ पर जरा जूम करते हैं हम लोग। अब यहाँ देखिए, ये आप देख पा रहे हैं जो रेडिश पार्ट है दोस्तों, ये आपका यरूशलेम हो गया, ये वाला जो रेडिश पार्ट के अंतर्गत था, लेकिन अब ब्राउनिश पार्ट में आ गया। इट मीन्स कि इजराइल में। और ये पूरा का पूरा वेस्ट बैंक है, ये आपका गाजा पट्टी है। और यहाँ पे आप देखोगे कि ये डेड सी है, ये वाला ये डेड सी है। और डेड सी किसके बीच में दोस्तों? एक तरफ इजराइल, दूसरी तरफ जॉर्डन है, मृत सागर। तो इन दोनों के साथ ये सीमा साझा करता है, यानी कि बॉर्डर शेयर करता है। कभी कभी यहाँ पर फिलिस्तीन भी ऑप्शन में आ जाता है, क्योंकि ये फिलिस्तीन के कब्जे का पार्ट था। और यहाँ अगर आप देखोगे तो ये रही जैसे गाजा पट्टी, और ये आपका जो एरिया ये वेस्ट बैंक, और यहाँ पे ये जो ब्लू स्पॉटेड दिख रहा है ना आपको, ये जो ब्लू स्पॉटेड है ये इजराइल की कॉलोनी है। और ये रहा आपका जो इस रेड वाले पार्ट से बाहर निकल के यरूशलेम में आ चुका है। तो इन सभी जगहों पर इजराइल के कब्जे का विरोध किया जा रहा था हमास के द्वारा, और 1987 से ये लगातार चला आ रहा था। तो चलिए चलते हैं अपने टॉपिक। हालांकि हमास ने कभी भी इजराइल को मान्यता ही नहीं दी। हमास कभी मानता ही नहीं था कि इजराइल नाम का कोई देश भी है, ठीक है। और यह संगठन इजराइल के खिलाफ सशस्त्र प्रतिरोध कर रहा था और एक इस्लामी फिलिस्तीनी राष्ट्र के निर्माण के लिए प्रतिबद्ध था। अर्थात हमास कहता था कि इजराइल नाम का कोई देश नहीं है, यहूदी नाम की कोई संस्था नहीं है, यहूदी नाम का कोई धर्म नहीं है, ऐसा हमास कहता था। हमास कह रहा था कि हम गाजा, वेस्ट बैंक, यरूशलेम, पूरे के पूरे इजराइल समुदाय को एकजुट करके हम एक फिलिस्तीनी राष्ट्र का निर्माण करेंगे जो कि इस्लाम पर आधारित होगा। और यहूदी किस पर थे? इजराइल में थे, यानी
इजराइल जो है कि यहूदी आधारित राष्ट्र का निर्माण कर रहा था, जिसमें गाजा को कवर कर रहा था, वेस्ट बैंक को कवर कर रहा था, यरूशलेम को, इन सभी को अपने क्षेत्र में मिलाने का प्रयास कर रहा था, जिसका गाजा मतलब हमास विरोध कर रहा था। और आप देखोगे यूएसए, यूरोपीय संघ, इजराइल आदि ने हमास को आतंकवादी संगठन के रूप में मान्यता दी है। क्यों? क्योंकि इजराइल का सबसे परम मित्र है दोस्तों यूएसए, और यूएसए के परम मित्र है यूरोपीय देश। इट मीन्स कि ये पूरी एक लॉबी तैयार हो रही है पूंजीवादी युग की, जो किसके खिलाफ जा रही है? पूरे के पूरे इस्लामिक राष्ट्र के खिलाफ जा रही है। आप अगर गौर से देखोगे तो पूरे यूएसए का अगर आप संबंध देखो, ईरान पे प्रतिबंध लगाता है, इराक पे लगाता है, सीरिया पे लगाता है, तुर्की पे लगाता है, यूएई पे भी कभी कभी लगाता है, लेकिन सऊदी अरब पे कम प्रतिबंध लगाता है, क्योंकि सऊदी अरब एकमात्र ऐसा मुस्लिम राष्ट्र है जो यूएसए के बहुत करीब है। और ऐसी समस्याओं से उलझने के लिए भारत के पास समस्या आ जाती है कि जब ईरान पे प्रतिबंध लगाया था उसने पिछले साल, तो अमेरिका ने सीधे भारत को चेतावनी दी कि भारत ईरान से अपना व्यापार बंद कर दे। लेकिन भारत एक संप्रभु राष्ट्र है, एक ऑटोनॉमस स्टेट है। उसने सीधे कहा कि मैं अमेरिका के साथ साथ ईरान के साथ भी संबंधों को बेहतर रखूंगा, मैं किसी एक दबाव में आके दूसरे देश के साथ संबंध को नहीं तोड़ सकता, और तोड़ना भी नहीं चाहिए दोस्तों। हम एक दोस्त के जरिए दूसरे दोस्त को क्यों छोड़ दें? हमारी उसकी आवश्यकता अलग है, उस दोस्त से, दूसरे दोस्त से अलग है। हम यूएसए से व्यापार करते हैं, ईरान से तेल लेते हैं, तो हमारे यहाँ भारतीय नागरिकों को पेट्रोल मिलता है, हम क्यों तोड़ते संबंध भाई? तो ये सारी समस्याएं हैं। इसी तरीके के आप देखोगे कि इजराइल फिलिस्तीनी संघर्ष की जरा पृष्ठभूमि देख लो, तो 75 साल पहले इजराइल राष्ट्र की स्थापना से भी ये पहले मौजूद था संघर्ष। भूमि के जिस भाग पर इजराइल राष्ट्र का निर्माण हुआ, फिलिस्तीनी भी उसी भूमि को अपनी मातृभूमि के रूप में दावा करते हैं। यानी फिलिस्तीनी तो कहते हैं भाई कि गाजा हमारा, वेस्ट बैंक भी हमारा है, यरूशलेम भी हमारा, पूरा का पूरा इजराइल यहूदी जिस जमीन पर पैदा हो रहा है, जिस जमीन पर निर्मित हुआ है, वो सारा का सारा फिलिस्तीन का, और वो इस्लामी राष्ट्र होना चाहिए था। तो वहीं से ये झगड़ा शुरू हो गया, यहूदी वर्सेस इस्लाम। पूरे दुनिया में आप देखोगे तो कहीं ना कहीं संघर्ष या तो अर्थव्यवस्था के आधार पे हो रहा है, पूंजीवाद वर्सेस समाजवाद, या फिर वो सभ्यता और धर्म के आधार पे हो रहा है। चाहे वो ईसाई धर्म को देख लीजिए, ईसाई और हिंदू धर्म के बीच युद्ध था भारतीयों में जब ब्रिटिश के खिलाफ था, या फिर आप यहाँ देख सकते हो यहूदी वर्सेस कौन सा है, इस्लाम धर्म है। वहीं अगर हम बात करें तो इस संघर्ष का केंद्र बिंदु था यरूशलेम, क्योंकि यरूशलेम बहुत ही पवित्र जो है कि स्थल है। इसकी मान्यता है 3 धर्मों के लिए, यहूदी धर्म के लिए भी है, इस्लाम के लिए भी है, और ईसाई के लिए भी है। ईसाई धर्म के लोग ये मानते हैं कि यहाँ पे एक चर्च ऑफ द होली सेपलर है, जहाँ पर बताया था कि यीशु को क्रूस पर चढ़ाया गया था, दफनाया गया था, और वे पुनर्जीवित हुए थे। अर्थात यहाँ पे जो चर्च है यरूशलेम में, ये ईसाई धार्मिक मान्यता के अनुसार है कि ईसा मसीह का जन्म भी यहीं हुआ, यहीं पे उनकी मृत्यु हुई, यहीं उनको दफनाया गया, और यहीं पे वो पुनर्जीवित भी हुए, ऐसा उनकी मान्यता है। वहीं इस्लाम के लोग कहते हैं कि हमारे यहाँ पे एक अल अक्सा मस्जिद है, जो कि इस्लाम धर्म का तीसरा सबसे पवित्र स्थल है। तो इससे जहाँ पर पैगंबर मोहम्मद क्या हुए, यहाँ से जन्नत गए, क्योंकि मक्का मदीना जो हम लोग सुनते हैं वो इस्लाम का सबसे बड़ा धार्मिक स्थल है, सबसे बड़ा तीर्थ स्थल है, सबसे पहले नंबर पे। फिर तीसरे नंबर पे आती है अल अक्सा मस्जिद, जो कि यरूशलेम में है। तो फिलिस्तीनी चाहते थे कि ये क्षेत्र हमारे अंतर्गत हो और हम यहाँ पे अपने धार्मिक संप्रदाय को बढ़ावा दें। लेकिन यहूदी कहते हैं कि भाई जो पश्चिमी दीवार है ना, ये पवित्र यहूदी स्थल है, जिसके पास एक टेम्पल माउंट भी है यहाँ पर, तो हम ये कैसे छोड़ दें? अब यहाँ से याद रखना कि टेम्पल माउंट की लोकेशन पूछ सकता है कि किस देश में है, इजराइल में है, या फिर जो है कि जॉर्डन में है, या जहाँ पे भी है। तो पूछा जा सकता है आपसे यरूशलेम के किस क्षेत्र में है, तो यरूशलेम में ही आता है टेम्पल माउंटेन। या ये भी पूछ सकता है कि टेम्पल माउंट किस धर्म से संबंधित है, यहूदी से संबंधित है। देखिए ऐसे प्रश्न प्रीलिम्स में बनते हैं दोस्तों, तो मैं आपको जानकारी साथ में साझा कर रहा हूं कि ताकि आपका प्रीलिम्स का प्रश्न भी तैयार होता रहे। अब जरा सा एक बार आप इनके इतिहास को देखिए, और इतिहास में आप जाकर देखेंगे, जब झांकेंगे इनके इतिहास में, तो इनकी शुरुआत ही होती है दोस्तों ऑटोमन साम्राज्य के समय से। ऑटोमन साम्राज्य के शासनकाल के दौरान अरब आबादी बहुसंख्यक थी और यहूदी आबादी अल्पसंख्यक थी। लेकिन जैसे जैसे ऑटोमन साम्राज्य का जब पतन हुआ, तो जो बहुसंख्यक आबादी थी वो अल्पसंख्यक में कन्वर्ट होने लगी, और जो यहूदी अल्पसंख्यक थे वो बहुसंख्यक में बदलने लगे धीरे धीरे। कैसे? क्योंकि यहाँ पे एक साइक्स पिकोट समझौता था और एक बाल्फोर घोषणा पत्र था। अब ध्यान देना, जो साइक्स पिकोट समझौता था, इसके समझौते के बाद जॉर्डन नदी के दोनों किनारों पर स्थित फिलिस्तीनी क्षेत्र पर ब्रिटिश का नियंत्रण था। भाई ब्रिटेन तो पहले ही अपनी कॉलोनी बना रहा था ना, पहले से ही जो है कि ये पूरे देशों पर जो है कि राज कर रहे थे, पूरी दुनिया पर। कहा भी जाता है कि ब्रिटेन का सूर्य कभी डूबता ही नहीं है, किसी न किसी देश में उसका सूरज उगा रहता है, क्योंकि वो इतने कॉलोनी, इतने उपनिवेश बना चुका था कि हर देश में कहीं ना कहीं उसे दिन का माहौल मिलता है, सूर्य का माहौल मिल जाता है, सूर्य देखने को मिलता है।
तो इसीलिए तो कहा जाता है कि ब्रिटेन का कभी सूर्य डूबता ही नहीं था। और वहीं बाल्फोर घोषणा पत्र में कहा गया कि ब्रिटेन ने इस घोषणा पत्र के जरिए फिलिस्तीन मैंडेट वाले भू क्षेत्र में यहूदी आबादी के लिए एक अलग यहूदी राष्ट्र की स्थापना करने का वादा किया था। अब ध्यान से समझना, इन्होंने फिलिस्तीनी पर पहले तो ब्रिटेन का नियंत्रण किया, ब्रिटेन का नियंत्रण, और दूसरे क्षेत्र में उन्होंने यहूदी राष्ट्र स्थापित करने का वादा कर दिया। जैसे भारत में क्या किया था, भारत में पाकिस्तान के स्थापना की बात करती थी, इवन की पहले विश्व युद्ध के दौरान इनको ये सैनिक सहयोग चाहिए था, इसलिए इन्होंने फिलिस्तीनियों को खुश रखने के लिए कह दिया कि भाई हम ब्रिटेन का नियंत्रण जो है वो छोड़ देंगे, और वहीं यहूदियों को खुश करने के लिए कह दिया कि हम आपका राष्ट्र निर्मित करेंगे। और सेम इसी तरीके से पहले विश्व युद्ध में इन्होंने भारतीयों पर भी दबाव बनाया और महात्मा गांधी से कहा कि हम आपके भारत को डोमिनियन स्टेट्स दे देंगे, आप पहले अपने भारतीयों से हमें सहयोग दिलवाइए, प्रथम विश्व युद्ध में हमें जीतना जरूरी है। तो गांधी जी भी तैयार हो गए, ठीक है भाई बहुत अच्छी बात है, हमें 1 साल में जो है कि आजादी मिल जाएगी, भारतीयों तुम सारे के सारे प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटेन की सहायता करो। भारतीयों ने किया भी सहायता, अपनी जान माल सब कुछ इन्होंने खो दिया इनके लिए। लेकिन जब प्रथम विश्व युद्ध समाप्त होता है तो गांधी जी को क्या मिलता है, केवल एक छोटा सा टाइटल जिसका नाम था कैसरे हिंद। और महात्मा गांधी को तब लग गया कि ये तो मेरे साथ छल हो गया, मेरे साथ धोखा हो गया। अब फिर जब द्वितीय विश्व युद्ध में दोबारा गांधी से ये लोग सहयोग मांगते हैं तो गांधी सिरे से नकार देते हैं, कहते नहीं तुमने पहले विश्व युद्ध में हमें धोखा दिया था और दूध का जला मठा फूक के पीता है, एक बार का मैं धोखा खा चुका हूं, अब मैं नहीं खा सकता, अब मुझे पूरी तरीके से आजादी चाहिए, नहीं तो हम स्वतंत्रता संघर्ष शुरू करेंगे, भारत छोड़ो आंदोलन, हम किसी भी प्रकार का सहयोग नहीं करेंगे। आपको पृष्ठभूमि समझ पाए आप? सेम यही कारण इन्होंने यहां भी क्रिएट किया। तो ये महाशक्तियां थी जो अपने उपनिवेश को बचाने के लिए, अपने आर्थिक लाभ के लिए इन्होंने फिलिस्तीन और यहूदी जैसे संघर्ष को खड़ा किया और इजराइल को और फिलिस्तीन को एक नई आग में झोंक दिया। एक तो ये बात थी। वहीं दूसरी बात देखें, जब द्वितीय विश्व युद्ध हो रहा था दोस्तों, तो द्वितीय विश्व युद्ध में भी यहूदी नरसंहार, राष्ट्रवाद, जायोनी आंदोलन के कारण विभिन्न महाद्वीपों से अधिक जो संख्या में यहूदी लोग थे वो इजराइल आने लगे। यानी जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चला तो विभिन्न देशों में यहूदियों के साथ शोषण किया जाने लगा, मुस्लिम कंट्रीज में, जॉर्डन में, यूएई में, सऊदी अरब में और पश्चिमी देशों में। तो वहां से लोग यहूदी लोग पलायन करके विस्थापित करके क्या हुए, उन्हें लगा कि इजराइल एक यहूदी राष्ट्र है, यहाँ पे यहूदियों का सम्मान होगा, यहाँ पे यहूदियों को सुरक्षा दी जाएगी, हम यहीं पर चलते हैं, हम यहीं चलते हैं। और यहाँ पर जो पहले से यहूदी थे, इस वजह से इजराइल में यहूदियों की संख्या जब बढ़ने लगी तो जो यहूदी ऑटोमन साम्राज्य में अल्पसंख्यक थे ना, वो अब बदल गए बहुसंख्यक में, और जो अरब आबादी बहुसंख्यक थी वो कन्वर्ट हो गई अब अल्पसंख्यक में। और वहीं से इजराइल ने फिलिस्तीनी पर, गाजा पट्टी पर, यरूशलेम पर, वेस्ट बैंक पर कब्जा करना शुरू किया और यहूदियों का राष्ट्र स्थापित करना शुरू कर दिया। लेकिन आग किसने भड़काई? ब्रिटिश ने भड़काई। कब? प्रथम विश्व युद्ध में। तो ये महाशक्तियां थीं। और युद्ध की पृष्ठभूमि अगर आप देखेंगे तो उसके बाद संयुक्त राष्ट्र ने इजराइल और फिलिस्तीनी नाम से 2 अलग अलग देशों की योजना बनाई। अब आप कहोगे सर संयुक्त राष्ट्र तो सभी का है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि जो सुरक्षा परिषद है उसके निर्णय के खिलाफ कोई काम नहीं होता। और सुरक्षा परिषद में दोस्तों कौन से 5 देश हैं? यूएसए है आपका, फ्रांस है, रसिया है, चाइना है, यूके है। चाइना को अगर मैं छोड़ दूं तो ये चारों महाशक्तियां तो हमेशा यही चाहती हैं कि विकासशील देश हमेशा आपस में लड़ते पिटते रहें। और जैसे इन्होंने, इन दुष्ट लोगों ने भारत और पाकिस्तान जैसे नाम को आजाद किया कि एक भारत बना दो, एक पाकिस्तान बना दो, समस्या खत्म हो जाएगी, लेकिन समस्या तो बढ़ गई आजीवन के लिए। सेम उसी तरीके से इजराइल और फिलिस्तीनी जो है कि इन्होंने 2 अलग राष्ट्र बना के समस्या को आजीवन के लिए पैदा कर दिया। और ये पश्चिम देशों की नीतियां रही हैं, ये पश्चिमी देशों की हमेशा नीति रही है कि फूट डालो और राज करो। भारत में भी इन्होंने यही किया और वहां पे भी यही किया। संयुक्त राष्ट्र कोई आदमी नहीं है, संयुक्त राष्ट्र यही विकासशील और विकसित देश चलाते हैं, जिसे 5 जो महाशक्तियां हैं जो वीटो पावर युक्त है, वही पूरा का पूरा पश्चिमी देश की विचारधारा है, वही उदारवादी विचारधारा है, वही पूंजीवादी विचारधारा है। वो कभी नहीं चाहते हैं कि विश्व में शांति रहे। अगर विश्व में दोस्तों शांति हो गई तो कौन इनसे हथियार खरीदेगा? आप हथियार कब खरीदते हो? जब आपके घर में युद्ध होता है तभी तो आप हथियार खरीदते हो। कि शांति है तो आप हथियार खरीद के क्या करोगे? और ये हथियारों के निर्यातक हैं। फ्रांस सबसे बड़ा निर्यातक है, यूएसए सबसे बड़ा, रसिया सबसे बड़ा निर्यातक है। ये सब बड़े बड़े हथियारों के सप्लायर हैं। लेकिन ये सप्लाई किसे करेंगे? जब युद्ध छिड़ेगा तभी तो सप्लाई करेंगे। अब यहाँ पे युद्ध हो रहा है, अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, इजराइल किससे ले रहा है हथियार? खुद भी उसके पास है लेकिन फ्रांस से खरीद रहा है, यूएसए से खरीद रहा है। तो इनकी इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है और इजराइल का नुकसान हो रहा है। फिलिस्तीनी भी हथियार खरीद रहा है, हमास भी हथियार खरीद रहा है, चाइना से खरीद रहा है, रसिया से खरीद रहा है, इराक से खरीद रहा है, सऊदी अरब से खरीद रहा है। तो भाई कहीं ना कहीं इनकी तो इकोनॉमिक ग्रो कर रही है ना।
तो एक इसमें यह भी एक प्रोपेगेंडा होता है पश्चिमी देशों का, और इन्होंने फिर यरूशलेम को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे एक अलग संचालित इकाई बना दी, जैसे कश्मीर को बनाया था भारत में। ध्यान समझना, ये सारा एक पैटर्न होता है दोस्तों। अंतर्राष्ट्रीय संबंध को जब आप ढंग से स्टडी करेंगे तो आपको पता चलेगा कि एक पैटर्न है, और इसी को यथार्थवाद कहता है। जो मॉर्गनथाउ है, उन्होंने यथार्थवाद की विचारधारा दी। वही केनेथ वॉल्ट्ज एक थिंकर है, इन्होंने भी यथार्थवाद की व्याख्या इसी तरीके से की कि दुनिया का परसेप्शन ऐसे ही है, अपना प्रॉफिट होना चाहिए, दुनिया का भाड़ में जाए। ये इसी पैटर्न पे चलता है। जिस तरीके से कश्मीर के मुद्दे को इन्होंने छोड़ दिया ब्रिटेन ने अधूरे में ही, कि ना भारत का होगा ना पाकिस्तान का होगा, और आज भी हम कश्मीर के लिए लड़ते हैं, हमेशा लड़ रहे हैं। और वैसे ही यरूशलेम को इन्होंने बीच में छोड़ के एक अलग इकाई बना दी। अरे भाई, किसी एक में रख देते, या तो फिलिस्तीन में रख देते, या फिर जो है कि ये इजराइल में रख देते, संघर्ष तो नहीं होता। आज यरूशलेम ही तो केंद्र बिंदु है संघर्ष का। और इस योजना को अरब जगत ने अस्वीकार कर दिया, कहा कि नहीं, हमारी वहां पे जो अल अक्सा मस्जिद है वो हमारे इस्लाम की जो है कि सबसे पवित्र स्थल है, हम यरूशलेम को अलग यूनिट नहीं बनने देंगे, हमें अपने में चाहिए। सेम पाकिस्तान भी तो कश्मीर की यही मांग कर रहा था, भारत भी यही मांग कर रहा था, और आज भी मुद्दा छिड़ता रहता है, आज भी आतंकवादी गतिविधि होती है। हालांकि कश्मीर हमारे भारत का एक अखंड हिस्सा है, एक अनन्य हिस्सा है, ये हम भारतीय जानते हैं, पूरी दुनिया जानती है, लेकिन पाकिस्तान नहीं मानता है। तो कहीं ना कहीं ब्रिटिश ने वो बीज बो दिए कि कहीं ना कहीं भारत और पाकिस्तान इस मुद्दे को लेकर हमेशा झगड़े में रहते हैं, हमेशा तनाव की स्थिति में रहते हैं। तो बीज किसने बोया? ब्रिटिश ने। यरूशलेम को लेकर फिलिस्तीन और इजराइल आपस में झगड़ा कर रहे हैं, कौन मुद्दा बोके गया? ब्रिटेन बोके गया। तो दोस्तों, आपको ये समझने की जरूरत है कि किस तरीके से आपको अंतर्राष्ट्रीय संबंध को पढ़ना है, और फिर आप जब आंसर राइटिंग भी करें तो 2-3 बिंदुओं को आपको अलग से ऐड करना होगा, तब आपका उत्तर बिल्कुल सही माना जाएगा। वहीं मई 1948 में ब्रिटेन ने फिलिस्तीन पर अपने मैंडेट और नियंत्रण को समाप्त कर दिया। इजराइल ने अपनी स्वतंत्रता घोषणा कर दी, और अरब जगत के 5 देशों ने इजराइल पर तत्काल हमला कर दिया। इट मीन्स कि इस्लाम वर्सेस यहूदी, क्योंकि अरब जगत को यह लगा जब ब्रिटेन ने छोड़ दिया तो यरूशलेम और पूरे इजराइल को कब्जे में करने का यही एक सही मौका है। और उन्होंने 5 इस्लामी देश, जिसमें आपका ईरान था, सऊदी अरब था और इराक था, ये सब मिलकर जो है कि अटैक करते हैं इजराइल पे, और फिर उसी समय सहयोग करने तुरंत यही ब्रिटेन, यही फ्रांस, यही अमेरिका आ जाते हैं इसके साथ। समझ पाए? और फाइनली इजराइल की जीत होती है, और क्षेत्रीय विस्तार के कारण लाखों फिलिस्तीनी क्या हो गए? शरणार्थी बन गए। और वो शरणार्थी बन गए, और इस तरह एक फिलिस्तीन राष्ट्र न हो पाया, बल्कि अरब इजराइल संघर्ष का एक मंच तैयार हो गया, जो हमेशा से चलता आ रहा है। ये बात समझ में आ गई? लेकिन फिर भी लगातार कुछ देशों के द्वारा यह प्रयास किया जा रहा है कि कहीं ना कहीं हम अरब और इजराइल के संबंध को सही करें। तो वर्तमान युद्ध के जो संभावित प्रभाव हैं, पहला तो फिलिस्तीनी के मुद्दे का केंद्र में आना। अब्राहम अकॉर्ड के द्वारा यह किया गया था कि अरब तेजी से क्या करेगा? अरब देश इजराइल के साथ संबंधों को सामान्य करेंगे। जो दोस्तों अब्राहम अकॉर्ड होता है, उसका मतलब होता है अरब यहाँ पर जो है कि ये गलत लिख गया है, ये यहाँ पे अरब नहीं होगा, ये यहाँ पे अब्राहम होगा। ठीक है, अब्राहम अकॉर्ड, अकॉर्ड मतलब होता है समझौता। अंतर्राष्ट्रीय नीतियों में ये शब्द का प्रयोग किया जाता है। इसका मतलब है कि इस्लाम और यहूदी धर्म के बीच में क्या होगा? मधुरता बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा। यानी अरब देश जो है कि तेजी से अब इजराइल के साथ संबंधों को अच्छा करने का प्रयास करेंगे। और ऐसी स्थिति में फिलिस्तीन का मुद्दा गौड़ होता जा रहा था, तो हमास को लगा कि इस तरीके से तो फिलिस्तीनियों का नामो निशान समाप्त हो जाएगा, इसीलिए हम युद्ध छेड़ देते हैं। बात को समझने का प्रयास करना, और शांति स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए फिलिस्तीन के मुद्दे का समाधान करना इसलिए जरूरी है इस समय, कि सबसे पहले इस मुद्दे का समाधान करो। इजराइल फिलिस्तीन संबंध जो शांति वार्ता होती थी दोस्तों, अनजाने में हमास की स्थिति को मजबूत कर सकता है ये संघर्ष जो वर्तमान में, क्योंकि हमास लगातार अटैक कर रहा है। और गाजा में इजराइल की जो भागीदारी हुई थी, क्योंकि इजरायली प्रधानमंत्री ने स्पष्ट कह दिया कि गाजा में इजराइल की भूमिका अनिश्चित काल तक समग्र सुरक्षा प्रदाता के रूप में बनी रहेगी। यानी हम पूरी की पूरी सुरक्षा प्रदान करेंगे गाजा के लोगों को, लेकिन हमास को उखाड़ फेंकेंगे। दूसरा, क्षेत्रीय अस्थिरता बिखरेगी। भाई, जो अब्राहम अकॉर्ड चल रहा था, इस्लाम और यहूदी आपस में एक दूसरे के करीब आ रहे थे, ऐसे में सऊदी अरब ने तुरंत इजराइल के साथ संबंधों को सामान्य बनाने पर वार्ता को ही निलंबित कर दिया, क्योंकि वो तो इस्लामी देश है ना, वो यहूदियों का साथ तो दे नहीं सकता। अगर यहूदियों का साथ दिया तो पूरा का पूरा इस्लाम जगत उसके खिलाफ हो जाएगा। दूसरा, बहरीन ने भी तुरंत इजराइल से अपने राजदूत बुला लिए। बोलीविया ने भी आधिकारिक तौर पर राजनयिक जो है कि संबंध समाप्त कर दिए। तो ऐसी स्थिति में वो चाह रहे हैं कि इजराइल को अलग थलग कर दिया जाए, लेकिन वो भूल रहे हैं कि इजराइल के पीछे हाथ है जापान का, दक्षिण कोरिया का, यूएसए का, ब्रिटेन का, फ्रांस का। इतनी बड़ी महाशक्तियों का हाथ है दोस्तों। ये पौए भर के देश क्या करेंगे? पौए भर का देश क्या उखाड़ लेगा इजराइल का? दोस्तों कुछ नहीं कर पाएगा। बुला लो आप जितने भी राजनयिक राजदूत को बुलाना है।
अभी मैं भारत का भी पॉइंट बताऊंगा दोस्तों, चिंता मत करिए, आप लोग भारत के पॉइंट को सुनना चाह रहे होंगे कि भारत ऐसे में क्या करेगा, तो वो भी बताऊंगा आपको। आर्थिक की बात करें तो वैश्विक और क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था को प्रभावित करेगा। कहीं ना कहीं रूस यूक्रेन युद्ध हो गया, महामारी हो गया, इन सबसे मुद्रास्फीति बढ़ रही है, ऐसे में तेल की कीमतें बढ़ रही हैं और कमोडिटी बाजार में जब बाधाएं उत्पन्न हो रही हैं तो कहीं ना कहीं ओपेक की जो तेल की भागीदारी है, जो 32% की हिस्सेदारी है, इसमें कहीं ना कहीं महंगा आ रहा है, तेल महंगा हो गया। भाई रूस यूक्रेन में गेहूं महंगा हुआ, महामारी में सारे सामान महंगे हो गए, अब यहाँ पे इजराइल और हमास युद्ध में भी महंगाई बढ़ गई, वैश्विक अर्थव्यवस्था प्रभावित हो गई। वहीं स्वेज नहर से होने वाले व्यापार पर भी असर पड़ सकता है, क्योंकि वैश्विक व्यापार का इस पे 12% लोड होता है। भूमध्य सागर से निकल के स्वेज नहर के माध्यम से लाल सागर होते हुए भारत में सामान आता है कि नहीं आता है। और ऐसी स्थिति में अरब जगत के द्वारा अगर ये प्रतिबंध कर दिया गया, ये मार्गबंदी कर दिया गया, तो शायद हमें महंगा व्यापार करना पड़ेगा। फिर हम भूमध्य सागर का प्रयोग करने के लिए हमें हिंद महासागर से अटलांटिक महासागर होते हुए जिब्राल्टर की जल संधि से प्रवेश करना पड़ेगा भूमध्य सागर में। मैं वर्ल्ड मैपिंग आप लोगों को कराऊंगा दोस्तों, 2-3 दिन और मेरा काम है अभी शॉर्ट नोट्स पे, फिर वो कंप्लीट होते ही हम आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी के मैपिंग के थ्रू हम चीज़ों को कवर करेंगे। और इस संघर्ष के पूरे मध्य पूर्व में फैलने से होर्मुज जल डमरू मध्य के जरिए होने वाला जो व्यापार है वो खतरे में पड़ सकता है, क्योंकि यहाँ से तेल व्यापार लगभग 20% इस जल डमरू से या जल संधि से होता है जो प्रभावित होगा। फिर वहीं आप देखोगे कि ईरान के शामिल होने से भू आबद्ध मध्य एशिया के साथ व्यापार बाधित होगा, क्योंकि ईरान भी तो जो है कि संघर्ष में इस्लाम की तरफ से शामिल हो रहा है। और ऐसे में भारत के पास एक चुनौती आएगी कि भारत इजराइल का संबंध कैसा होगा और भारत ईरान का संबंध कैसा होगा, क्योंकि यहाँ पे भारत ने बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट किया है चाबहार पोर्ट पे, जहां से वो मध्य एशिया अफगानिस्तान में गेहूं और अन्य सामानों का निर्यात करता है। तो अगर भारत ईरान का साथ देगा तो इजराइल से संबंध विच्छेद होंगे, अगर इजराइल का साथ देगा तो ईरान के साथ संबंध विच्छेद होंगे। तो ऐसे में भारत क्या करता है, डिहाइफिनेशन की नीति अपनाता है, यानी दोनों देशों के साथ अलग अलग नीति को रखना, अलग अलग नीतियों को बनाए रखना। और एशिया कृषि उत्पादों, कच्चे माल, खनिजों का प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है और ऐसे में मध्य एशिया में यह प्रभावित होगा और कहीं ना कहीं वैश्विक अर्थव्यवस्था प्रभावित होगी। उर्वरक की बात करें दोस्तों तो इजराइल का अंशदों बंदरगाह पोटास उर्वरक के निर्यात के लिए प्रमुख केंद्र है और जो कि पूरी वैश्विक आपूर्ति का 3% है। और आपको भी पता है कि पोटास फसलों की वृद्धि के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर पोटास की सप्लाई नहीं हो पाई तो फसलों की वृद्धि कम हो जाएगी, यानी फसल का प्रोडक्शन कम होगा और ऐसे गरीब देशों में खाद्य असुरक्षा बढ़ जाएगी। और यहाँ से हम कह सकते हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो गोल है हमारा पहला और दूसरा, हम उसे पूरा नहीं कर पाएंगे। तो आप देखिए कहाँ से किन किन टॉपिक को मैंने कनेक्ट किया। इस तरीके से आप अंतर्राष्ट्रीय संबंध को जब पढ़ेंगे तब आपका एक नॉलेज डेवलप होगा और आप अच्छे से प्रेजेंट कर पाएंगे। मानवीय खतरे की बात करें, मानवीय संकट, तो मानव जीवन के समक्ष खतरा हुआ। गाजा में पानी, बिजली, ईंधन, भोजन, चिकित्सा आपूर्ति सब कुछ प्रभावित हो गई। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ह्यूमन राइट 1948 का उल्लंघन भी हो गया। मानव अधिकार 1948 समाप्त हो गया एक तरीके से, कि भाई कैसे हम 10 दिसंबर 1948 को जो हुए थे मानव अधिकार की घोषणा, उनको हम अप्लाई नहीं कर पाए, उनको हम लागू नहीं कर पाए। मानव को मानव होने के नाते उनके अधिकार नहीं मिल पाए। क्लियर है ये बात? अब यहाँ पर चलते हैं इजराइल और हमास संघर्ष पर भारत का क्या प्रभाव होगा। तो पहला तो आर्थिक, अगर आप देखोगे भारत से इजराइल को किया जाने वाला निर्यात भी प्रभावित होगा, क्योंकि इजराइल से जो भी निर्यात करोगे आप कहीं ना कहीं मध्य एशिया से होके जाओगे, चाबहार पोर्ट से होके जाओगे, सऊदी अरब के जलडमरू मध्य से होके जाओगे, होर्मुज जल संधि का प्रयोग करोगे, या आप स्वेज नहर का प्रयोग करोगे, बाबल मंदेब जल संधि का प्रयोग करोगे लाल सागर से। किसी भी जल संधि का प्रयोग करके ही आप जाओगे इजराइल के पास व्यापार करने। और वो सारी की सारी जल संधियां मध्य एशिया या अरब जगत की तरफ हैं, जो कि भारत के एक इस्लामिक संबंध को मजबूत करती है। और ऐसे में इजराइल का निर्यात कैसे करोगे, इजराइल को कैसे कोई सामान भेज पाओगे, ये दिक्कत होगी। जैसे पेट्रोकेमिकल्स, ऑयल मार्केटिंग, पेंट्स, पैकेजिंग, कपड़ा, रसायन, ये सभी चीज़ों पर फिर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि इजराइल को जो हम निर्यात करते थे वो रुक जाएगा, वो बाधित होगा। तो भारत के पास एक आर्थिक समस्या आ सकती है। भूसामरिक को देखें तो भारत को अपनी वैश्विक और आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए अनूठा अवसर प्राप्त हुआ है कि वो कहीं ना कहीं इस क्षेत्र में अपनी भूमिका को महत्वपूर्ण रखते हुए इस संघर्ष को समाप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है, मध्यस्थता की भूमिका निभा सकता है। और भारत इजराइल और भारत ईरान के संबंध भी अच्छे हो सकते हैं। कनेक्टिविटी संबंधी प्रयास करना चाहिए। भारत, मध्य पूर्व, यूरोप आर्थिक गलियारा जो है, इस परियोजना पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि इसमें भारत भी शामिल है, सऊदी अरब है, अमेरिका है, संयुक्त अरब अमीरात ने की थी। और अब आप कहोगे सर ये सारे तो कंट्री भारत के फेवर में, लेकिन आप अमेरिका को मत भूलना। अमेरिका इजराइल का दोस्त है और कभी नहीं चाहेगा कि इजराइल के खिलाफ ये प्रोजेक्ट तैयार हो सके।
तो इसलिए अमेरिका के पीछे हटने का मतलब एक बहुत बड़ा जो इन्वेस्टमेंट होना था, बहुत बड़ी जो मुद्रा थी, धनराशि थी डॉलर में, वो खत्म हो जाएगी। जब वो पैसा नहीं मिलेगा तो ये प्रोजेक्ट चल ही नहीं पाएगा। और इससे भारत, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, जॉर्डन, इजराइल, यूरोप के बीच बड़ी जो ऊर्जा डेटा के आवागमन को सुविधाजनक बनाना था, तो इसमें यूरोप भी आ रहा है, इजराइल भी आ रहा है, अरब देश भी आ रहा है, तीनों के तीनों प्रभावित होंगे और भारत का भी आर्थिक नुकसान होगा। तो ऐसी स्थिति में जो है कि भारत के पास समस्या है, इस पे विचार करना चाहिए भारत को कि हम किस तरीके से इस चुनौती से निपट सकें। तो आपने देखा कि कैसे मैंने आपको बताया कि इजराइल और फिलिस्तीन का संघर्ष केवल दो देशों का संघर्ष नहीं है दोस्तों, इसमें भारत भी हमारा प्रभावित हो रहा है और कितने बिंदुओं पर प्रभावित हो रहा है ये भी मैंने क्लियर कर दिया। और किन किन देशों का इसमें योगदान था, ब्रिटेन का, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का, और साथ ही साथ ये यूनाइटेड नेशन का भी योगदान था, कैसे इन्होंने सबने प्रभावित किया इस युद्ध को और वैश्विक स्तर पर व्यवस्था खराब कर रहे हैं। हालांकि भारत की बात करें तो भारत ने 1950 में ही औपचारिक रूप से इजराइल को मान्यता दी, लेकिन उससे 1992 में पूर्ण राजनयिक संबंध स्थापित किए और अभी 2022 में ही 30 साल का जो है कि हमने एक मैत्री उद्घाटन किया था इजराइल के साथ। 2017 से ही भारत इजराइल और भारत फिलिस्तीन देशों के मध्य डीहाइफनेशन की नीति अपनाता है, यानी भारत इजराइल के साथ अलग तरीके से संबंध रखता है और फिलिस्तीन के साथ अलग तरीके से। इट मीन्स कि ऐसा नहीं है कि हम इजराइल से मिल रहे हैं तो फिलिस्तीन के खिलाफ होगा या फिलिस्तीन से मिल रहे हैं तो इजराइल के खिलाफ होगा। भारत स्पष्ट रखता है कि नहीं, इजराइल अगर मैं तुमसे मिल रहा हूं तो तुमसे ही मिल रहा हूं केवल और तुमसे ही बात करूंगा। इट मीन्स कि हमारा और आपका व्यापार होना चाहिए। फिर जब फिलिस्तीन से मिलता तो कहता भाई मेरा और तुमसे वार्तालाप होगा तो मेरा और तुम्हारा व्यापार होगा। इट मीन्स कि भारत और फिलिस्तीन का, हम किसी के खिलाफ जाके जो है कि वार्ता नहीं करेंगे, ना ही हम किसी के खिलाफ जाके व्यापार करेंगे। तो डीहाइफनेशन की पॉलिसी अपनाता है भारत, ये ध्यान देना। ये तो हो गया टॉपिक दोस्तों, थोड़ा टॉपिक बड़ा था और ये योम किप्पुर युद्ध कोई इंपॉर्टेंट नहीं था, हालांकि इसी पृष्ठभूमि में था अरब इजराइल के युद्ध में, मुझे इंपॉर्टेंट नहीं लगा। बस इतना जान लो कि अरब इजराइल युद्ध 1973 की 50वीं वर्षगांठ पे इजराइल हमला हुआ था। तो कुल मिला के ये इजराइल पर ही हुआ था ये हमला, योम किप्पुर युद्ध। हालांकि ये इंटरनेशनल रिलेशन से इंपॉर्टेंट नहीं होता, लेकिन ये जानकारी के लिए दिया गया, तो आप इसको चाहे तो पढ़ सकते हैं, PDF में दिया हुआ है। तो कैसा लगा ये आज का लेक्चर, ये वाला जो टॉपिक था, आई थिंक थोड़ा सा आपको क्लियर हुआ होगा कि हाँ इंटरनेशनल रिलेशन को कैसे पढ़ना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं ना, इजराइल और फिलिस्तीन के संघर्ष को बस इन्हीं दो देशों के बीच में देखते हैं, बाकी और देशों को देखते नहीं, बाकी और क्षेत्रों को प्रभावित नहीं देखते कि कौन कौन से क्षेत्र प्रभावित हो रहे हैं, कौन से देश प्रभावित होंगे, कैसी संधियां प्रभावित होंगी, ये कुछ नहीं देखते हैं। और ये एक बहुत ही नैरो माइंडेड स्टडी होती है अंतर्राष्ट्रीय संबंध की। अगर आप दुनिया के अंदर का स्टडी कर रहे हैं तो पूरी दुनिया को आपको इसमें समेटना पड़ेगा। चलिए आगे देख लेते हैं हम कि भारत और कनाडा संबंध। अभी जो G20 के बाद ही कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जो है कि अपने देश में गए, उन्होंने कुछ ऐसा बयान दिया खालिस्तानियों को लेकर कि भारत और कनाडा के संबंध काफी जो है कि जटिल स्थिति में आ गए। समझिएगा, कनाडा ने दावा किया कि उसकी धरती पर, इट मीन्स कनाडा पे, खालिस्तान के समर्थक एक अलगाववादी नेता की हत्या में भारतीय एजेंट शामिल है। यानी उसने आरोप लगाया कि जो खालिस्तान का जो समर्थक है, जो कनाडा में रहता था, उसकी हत्या हो गई है और उसकी हत्या भारत ने करवाई है, भारतीय एजेंट ने की है। तो भाई ये सीधा सीधा आप आरोप लगा रहे हो बिना किसी जांच के, किसी पुख्ता सबूत के, तो भारत नाराज होगा, क्योंकि इससे वैश्विक छवि खराब हो रही है ना, विश्व के स्तर पे भारत की प्रतिक्रिया खराब होगी कि भारत एक ऐसा देश हो रहा है जो दूसरे देशों में घुस के जो है कि आतंकवादी घटना कर रहा है और जो कि हमारी प्रतिष्ठा और संप्रभुता के एकदम अगेंस्ट है। इसीलिए भारतीय सरकार ने सख्त जो है कि इसके साथ कड़े संवाद किए, कड़े निर्णय लिए और कनाडा से काफी संबंध जो है कि विच्छेद किए। समझिएगा, कनाडा के प्रधानमंत्री सिख अलगाववादी नेता हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में भारत के शामिल होने का आरोप लगाते हैं। फाइव आइज अलायंस के द्वारा जो है कि खुफिया जानकारी के आधार पर उनका, हालांकि जो कनाडा ने फाइव आइज अलायंस जो है उसके आधार पर कहा कि कहीं ना कहीं भारत इसमें शामिल है। अब समझो कि फाइव जो आइज इंटेलिजेंस है अलायंस, ये खुफिया गठबंधन है जिसमें यूएसए शामिल है, ब्रिटेन है, ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा है, न्यूजीलैंड है, ये शामिल है। और ये 1946 में इसकी स्थापना हुई थी, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद। इनका ये काम था कि ये सदस्य देशों में अगर कोई भी घटना घटित होती है, जैसे हमारे यहाँ रॉ है, IB है और इजराइल की मोसाद है, ये सब खुफिया संगठन तो है जो पता करते हैं कि हमारे देश में अगर कोई आतंकवादी गतिविधि हो रही है, कोई भी हत्या हो रही है, तो उसके पीछे किसका हाथ है। तो उसी तरीके से फाइव आइज इंटेलिजेंस जो है वो इन 5 देशों में देखती है कि अगर यहाँ पे कोई घटना हो रही है तो क्या उसका कारण होगा और किसके द्वारा वो कराई गई है। तो इसके आधार पे ही, इसके कहने पे ही कनाडा ने कह दिया कि भारतीय एजेंट इसमें शामिल है, इट मीन्स भारत की सरकार इसमें शामिल है। तो ये तो भाई सीधे सीधे आरोप लगा रहा है भारत पे। अभी हमने आपको G20 में इतनी आव भगत की सोने की थाली में सतरा खाना खिलाया, आप अपने यहाँ नहीं खाते होगे और आप खाना खा के जाते ही जो है कि उसी थाली में छेद कर रहे हो, भारत के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हो, तो ये तो बर्दाश्त नहीं होगा, बिल्कुल नहीं बर्दाश्त होगा।
तो ऐसे में दोनों ही देशों ने एक दूसरे के राजनयिकों को निष्कासित कर दिया, जिससे तनाव में वृद्धि हो गई। और आतंकवादियों के लिए सुरक्षा पनाहगाह बताते हुए भारत ने कनाडा को क्या कहा? आतंकवादियों के लिए सुरक्षित पनाहगाह, यानी कि कनाडा आतंकवाद को फलित पोषित कर रहा है और वीजा सेवाओं को निलंबित कर दिया। और कनाडा के 41 राजनयिक देशों को छोड़कर चले गए। तुरंत आदेश दिया कि 41 राजनयिक जितने भी भारत में रह रहे हैं, देश छोड़ो और अपने देश जाओ। अभी तक भारत पूरे वैश्विक पृष्ठभूमि पर केवल पाकिस्तान को आतंकवादी गठबंधन कहता है, आतंकवादी संगठन, सीरिया को कहता है, आईएसआईएस को कहता है, लेकिन कभी भी उसने दोस्तों वैश्विक मंच पे कभी भी कनाडा को आतंकवादी नहीं कहा। लेकिन यहां पर आप देख रहे हैं स्टेटमेंट क्या यूज कर रही है भारत सरकार कि आतंकवादियों के लिए सुरक्षित पनाहगाह। ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में। यानी कनाडा जो कि यूएसए के साथ अच्छे संबंधों में रहता है, नाटो का मेंबर है, और ऐसी स्थिति में यूएसए से भी तो तनाव में वृद्धि हो सकती है भारत की। भाई आप अपने पड़ोसी का फेवर करोगे या दूसरी गली का फेवर करोगे? सबसे पहले आप अपने पड़ोसी को तो बचाओगे ना। तो कनाडा को बचाने के लिए यूएसए उतरेगा कि नहीं उतरेगा मैदान में? और यूएसए अगर उतर जाएगा तो भारत और यूएसए के संबंधों में विच्छेद होगा कि नहीं, तनाव वृद्धि होगी कि नहीं? मैं कहता हूं कि कल को कोई दूसरी गली का आदमी आके नेपाल और भूटान के साथ मिसबिहेव करेगा तो भारत पहले नेपाल और भूटान का सहयोग करेगा ना, क्योंकि नेपाल और भूटान से बहुत सारी पन विद्युत योजना चल रही है, पन बिजली योजना चल रही है, बहुत सारी नदियों का प्रवाह हो रहा है भारत में, जिससे खेती, सिंचाई, आजीविका जीवित हो रही है। तो हम यूरोप के देशों का समर्थन थोड़े करेंगे, हम पहले नेपाल और भूटान को बचाएंगे। तो सेम वही कंडीशन भारत के साथ कनाडा की भी होगी, क्योंकि कनाडा के बचाव में नाटो संगठन उतरेगा, अमेरिका उतरेगा, और अमेरिका के उतरने का मतलब है भारत और अमेरिका का नुकसान होना संबंधों का। जैसे ये चीज समझिएगा कि भाई कनाडा तक ही सीमित नहीं है संबंध, ये भारत और अमेरिका के बीच में भी तनाव वृद्धि करेगा। अभी आगे मैं आपको बताऊंगा ये सारी चीजें, क्योंकि फाइव आइज अलायंस में आपका यूएसए भी तो शामिल है, ब्रिटेन भी तो शामिल है। समझ रहे हैं ये बात को? तो ऐसे ही आपको पढ़ना चाहिए। तो कनाडा ने कहा कि वियना कन्वेंशन का ये उल्लंघन किया और भारत के इस कदम की आलोचना की कि इन्होंने हमारे जो राजनयिक थे, 41 राजनयिक, उनको अपने देश से बाहर कर दिया। तो सबसे पहले मैं आपको वियना कन्वेंशन बता दूं कि क्या है। ये 1961 में हस्ताक्षर हुए थे और 1964 में लागू हुआ, और 193 इसमें पक्षकार देश हैं, जिसमें भारत भी इसका सदस्य है। इसमें होता है कि राजनयिक मिशनों के विशेषाधिकार निर्धारित होते हैं। जो राजनयिक होते हैं उनके कुछ विशेषाधिकार होते हैं, वो निर्धारित होते हैं, और राजनयिक उन्मुक्तियों के लिए कानूनी आधार भी यहाँ पर दिया जाता है कि अलग अलग कारणों के चलते अपने राजनयिक मिशन को वापस बुलाने का भी प्रावधान है। तो बस यही वियना कन्वेंशन है, इसी पर इन्होंने आरोप लगाया। अब यहाँ पे भारत कनाडा के संबंध देख लेते हैं। तो आप देखोगे कि ऐतिहासिक रूप से दोनों ही देशों में लोकतांत्रिक मूल्य, बहुसंस्कृति, बहुनिर्जाति प्रकृति और लोगों के बीच में मजबूत संपर्क है। आप प्रवासी भारत में देखो ना, कनाडा की कुल 3% आबादी जो है कि भारतीयों की है, कुल आबादी में 3% तो भारतीय है। आप पंजाब चले जाओ, चंडीगढ़ चले जाओ, उसके हर घर से एक न एक कैंडिडेट कनाडा रहता है। कनाडा नहीं, कनाडा रहता है, वो कनाडा ही तो बोलते हैं। तो दोस्तों ये हमारे और कनाडा के बीच में एक अच्छे मधुर संबंध ही तो है, जो कनाडा के लोग, वहाँ के लोग हम भारतीयों को जो है कि वहाँ पनाह देते हैं, हम भारतीयों के साथ अच्छा संबंध रखते हैं, और हम भारतीय ही हैं जो कनाडा की अर्थव्यवस्था को संचालित कर रहे हैं। अगर हम आर्थिक व्यापार की बात करें तो वस्तुओं और सेवाओं में लगभग 9.9 बिलियन और 6.5 बिलियन डॉलर का व्यापार होता है 2022 में दोनों देशों के बीच। तो ये बहुत बड़ा एक अमाउंट है। वहीं विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में बात करें तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, प्रक्रियाओं और प्रोटोटाइप्स उत्पादों, औद्योगिक अनुसंधान डेवलपमेंट में भी एक दूसरे का सहयोग हम कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ बढ़ावा दे रहे हैं। अब इन्हीं सब चीज़ों का तो नुकसान होगा कि नहीं होगा? भाई वीज़ा बंद हो गया तो अब पंजाबी लोग तो नहीं जा सकते कनाडा। आगे ऊर्जा सुरक्षा के क्षेत्र में सहयोग। भारत और कनाडा ने 2010 में असैन्य परमाणु सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किया, जिसके लिए सबसे पहले 2008 में या 5 में, आई थिंक 5 में किया गया था यूएसए के साथ। मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट थी उस समय, आई थिंक 2004 में मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट आ गई थी, हाँ 2005 में हुआ था। और ऐसा ही 2010 में असैन्य परमाणु, यानी कि हम आपको यूरेनियम तो देंगे, परमाणु ईंधन तो देंगे, लेकिन उसका प्रयोग परमाणु रिएक्टर बनाने के लिए नहीं, मतलब कि न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने के लिए नहीं, बल्कि एनर्जी, बिजली प्रोड्यूस करने के लिए दी जाएगी। तो इसे कहते हैं असैन्य, सैन्य नहीं बल्कि असैन्य परमाणु हथियार निर्यात किए गए। और ऐसे में कनाडा ने भारतीय परमाणु रिएक्टरों को यूरेनियम भी प्रदान किया। क्यों? क्योंकि भारत को बिजली बनानी थी, भारत को बिजली प्रोडक्शन करना था, एनर्जी प्रोड्यूस करनी थी, न कि न्यूक्लियर बम। तो ये एक समझौता हुआ। सामरिक स्तर पर देखोगे तो कनाडा की हिंद प्रशांत नीति चीन को विघटनकारी वैश्विक शक्ति के रूप में स्वीकार करती है, और ऐसे में भारत एक प्रमुख दावेदार था जो चीन की शक्ति को रोक सकता है। तो ये सारी चीजें। अब यहाँ हम देखते हैं कि भारत और कनाडा के संबंधों की जो चुनौतियां हैं दोस्तों, पहली ऐतिहासिक विरासत में अगर आप देखोगे तो कनाडा शुरू से ही नाटो का
संस्थापक सदस्य रहा है। लेकिन भारत क्या है, गुटनिरपेक्षता की इसने नीति अपनाई, क्योंकि जब नाटो और वार्सा पैक्ट आपस में एक दूसरे के अपोजिट थे, इट मीन्स कि कोल्ड वॉर चल रहा था, तो पूंजीवादी देश, उदारवादी देशों ने मिलकर एक नाटो नाम की स्थापना की, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन 1948 में, 4 अक्टूबर 1948 में। और वहीं रसिया समर्थित, मतलब साम्राज्यवादी या समाजवादी विशेषता को कह सकते हो, समाजवादी विचारों के समर्थित यूएसएसआर ने वार्सा पैक्ट जो है कि एक बनाया पोलैंड में 1955 में। और ये दोनों एक दूसरे के एंटी थे, सैनिक गुट के रूप में। भारत से पूछा गया तो भारत आजाद हुआ तो उसने कहा भैया हम किसी गुट में नहीं होंगे, हम नॉन गुट रहेंगे, मतलब कि गुट निरपेक्ष रहेंगे। और हमने 1961 में बेलग्रेड में पहला सम्मेलन किया गुट निरपेक्षता आंदोलन का, और वहां पे जितने भी अफ्रीकी और एशियाई विकासशील देश थे उनको एकजुट किया, कहा कि हम न तो यूएसएसआर के साथ है न यूएसए के साथ है, हम दोनों के साथ, हम किसी एक के साथ होने का मतलब दूसरे के विरोधी हो जाना। नेहरू जब अमेरिका में जाते थे तो अमेरिकी लोग पूछते थे कि नेहरू तुम या तो हमारे साथ हो या हमारे विरोध में हो। और जब रसिया में जाते थे तो रसिया के प्राइम मिनिस्टर, मतलब वहां के प्रेसिडेंट, कहते थे कि नेहरू तुम हमारे साथ हो या तो हमारे विरोध में। हमारे विरोध का मतलब अमेरिका के साथ में हो। तो नेहरू कहते थे अरे भैया 4 ऑप्शन तो दो, यूपीएससी भी हमें 4 ऑप्शन देती है दोस्त, तुम तो एक ही ऑप्शन दे रहे हो कि या तो हमारे साथ या तो हमारे विरोध में। ऐसा कैसे हो सकता है? अगर हम तुम्हारे साथ नहीं है तो इसका मतलब ये थोड़े कि हम तुम्हारे विरोध में हैं। भाई ऐसा भी तो हो सकता है कि हम आपके साथ हैं तो हम रसिया के साथ भी हैं, और हम रसिया के साथ भी हैं तो हम भारत अमेरिका के साथ भी हैं। अरे हमारे यहाँ यूपीएससी भी 4 ऑप्शन देता है कि 4 में से कोई एक ले लो, तुम तो 2 ही ऑप्शन दे रहे हो, या तो हमारे साथ या हमारे विरोध में। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो भारत ने कहा हम संप्रभु देश हैं और हम गुट निरपेक्षता की नीति अपनाएंगे। और साथ ही साथ ध्यान देना, एक और चुनौती बात थी, कश्मीर में जनमत संग्रह का समर्थन किया था कनाडा ने। जब कश्मीर का अलगाव होने की बात आ गई थी तो भाई कश्मीर हमारा अखंड भारत है, हमारे भारत के अंतर का राज्य है। कनाडा या कोई दूसरा देश कौन होता है जो भारत के राज्य में इंटरफेयर करेगा? इससे भारतीय संप्रभुता पर चोट पहुंची कि भाई भारत एक संप्रभु राज्य है और उसके राज्यों का मामला भारत खुद सुनेगा, दूसरा देश कौन होता है भाई? मैं कहता हूं कि आपके घर में 4 भाई बहन है, अगर कोई बदतमीजी कर रहा है, कोई शैतानी कर रहा है, तो पड़ोसी का हक नहीं बनता कि तुम्हारे घर में घुस के तुम्हारे भाई बहन को डांटे। उसका हक नहीं बनता भाई। तुम्हें डांटने का हक तुम्हारे माता पिता का है ना, इट मीन्स भारत सरकार का हक होगा। किसी दूसरे का हक थोड़े बनता है पड़ोसी का कि मेरे घर में घुसे और मुझे डांटे चला जाए, ये नहीं बनता है। तो उसी तरीके से कनाडा का भी कोई हक नहीं था जो कश्मीर पर जनमत संग्रह की बात करता है। ये एक चुनौती थी ऐतिहासिक स्तर पर। फिर कनाडा की अप्रवासन प्रणालियां थी और जिसमें द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत बनाए रखने में एक बाधा बनी। घरेलू राजनीतिक कारक, जैसे कनाडा सरकार खालिस्तान समर्थक पार्टियों के साथ गठबंधन करके सरकार चला रही है। अब सोचिए, खालिस्तान की जो लोग मांग कर रहे हैं भारत में, जो कि भारत में विरोधी तत्व कहलाते हैं, अराजक तत्व कहलाते हैं, आतंकवादी तत्व कहलाते हैं, उन तत्वों के साथ मिलकर कनाडा अपनी सरकार चला रही है। तो कहीं ना कहीं वो उनकी मांग को भी तो रख रही होगी ना। और उनकी मांग क्या होगी? भारत में खालिस्तान की मांग करो, खालिस्तान की मांग करो। तो भारत और कनाडा के संबंध विच्छेद हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? प्रॉब्लम में आ रही है। फिर इसके बाद हम देख सकते हैं कि आर्थिक सहयोग का बेहतर तरीके से उपयोग न होना। जैसे सेपा को हमने बनाया, व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, जो 2010 से ही लंबित है, आज तक हुआ ही नहीं। अगर सेपा लागू हो गया होता तो दोनों देशों के बीच $6.5 बिलियन तक के व्यापार पहुंच सकता था, लेकिन नहीं हुआ अभी तक। भारत में जो भारत के घरेलू मामलों में भी हस्तक्षेप, जैसे भारत में किसानों के जो विरोध प्रदर्शन हो रहे थे, तो कनाडा के प्रधानमंत्री ने किसानों के प्रति समर्थन व्यक्त किया। अब आपको लगेगा सर सही तो किया था भाई, किसान का मुद्दा था, एमएसपी का मुद्दा था, भारत सरकार मान नहीं रही थी, जबरदस्ती कर रही थी। तो टिकैत साहब ने जो है कि किसानों के आंदोलन को एकजुट करके आगे बढ़ाया और कनाडा की सरकार का समर्थन मिला, तो इसमें बुरा क्या है? मेरे भाई एक बात समझो, तुम्हारे घर के मामले में बाहर का व्यक्ति अगर इंटरफेयर करेगा तो तुम्हें बुरा लगेगा। अरे हमारे किसानों का मामला है, हमारे देश का मामला है, हमारी जनता का मामला है, हम समझाएंगे, हम समझेंगे। और आखिरकार भारत सरकार ने समझा, उस विधेयक को वापस लिया। कनाडा या भारत का कोई दूसरा देश जो बाहर का है, उसकी क्या औकात जो हमारे आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप कर रहा है? तो कनाडा ने एक बार तो कश्मीर के मामले में उंगली की और अब किसानों को समर्थन दे रहा है। अरे भाई आप दूसरे देश के हो, आप अपने देश का देखो ना, हमारे देश में क्यों घुस रहे हो? क्या किसानों की समस्या है, क्या रोजगार की समस्या है, क्या चुनौतियां हैं? हम अपना देख लेंगे, तुम अपना देखो। भाई कोई दूसरा व्यक्ति हमारे घर में नहीं घुस सकता। तो ये भी गलत था। वहीं इस संकट के प्रभावित प्रभाव क्या हो सकते हैं? जैसे कि सामरिक तनाव से पश्चिमी देशों ने कोई खास प्रतिक्रिया नहीं दी और पश्चिमी देश भारत को चीन के प्रति एक प्रमुख संतुलनकारी देखते हैं। यानी कि इस तनाव में पश्चिमी देश मुख्य रूप से नहीं उतरा, क्योंकि उसे पता था कि भारत जैसा एक बहुत बड़ा व्यापारिक बाजार है,
अगर कोई भी तनाव बढ़ेगा और पश्चिमी देश अगर कोई भी प्रमुख रूप से कनाडा के समर्थन में उतरता तो भारत से उसके संबंध खराब हो जाते। और भारत दुनिया का सबसे बड़ा बाजार है, क्योंकि सबसे अधिक आबादी यहाँ पे है तो सबसे अधिक जरूरत यहाँ पे है लोगों की, इसलिए सबसे अधिक यहाँ पर माल की सप्लाई होती है, प्रोडक्शन की सप्लाई होती है। तब जाके भारतीयों के घर घर में मोबाइल, टीवी, रेफ्रिजरेटर, एसी, कूलर, खाना पीना सब पहुंच रहा है। लेकिन ये आ कहां से रहा है? विदेशों से तो आ रहा है। जिस देश से आ रहा है और उस देश ने अगर कनाडा का समर्थन किया, पश्चिमी देश ने, तो भारत व्यापार नहीं करेगा फिर उसके साथ, तो उसकी इकोनॉमी कोलैप्स होगी और हमारे यहाँ संकट हो जाएगा उस सामान का। तो ऐसी स्थिति में कोई भी देश प्रमुख रूप से नहीं घुस रहा है। और वहीं भारत को चाइना के प्रति ये लोग एक बॉर्डर के रूप में देखते हैं कि चाइना को कंट्रोल अगर कर सकता है एशिया में कोई, तो वो है भारत। दूसरा, आर्थिक स्तर पर द्विपक्षीय व्यापार और निवेश प्रवाह में भी व्यवधान पैदा हो सकते हैं। तीसरा, और इसीलिए आप देखिएगा कि कनाडा के मुद्दे पर भी यूएसए दोस्तों खुल के नहीं उतरा है। हालांकि अंदर अंदर समर्थन कर रहा है वो, क्योंकि पड़ोसी का समर्थन सब करते हैं, लेकिन खुल के नहीं उतरा, क्योंकि यूएसए को भी पता है कि अगर भारत के खिलाफ अगर मैं उतरता हूं तो चाइना को काउंटर नहीं कर पाऊंगा, आतंकवादी गतिविधियों को नहीं रोक पाऊंगा। रसिया से भारत के संबंध पहले से ही अच्छे हैं, और अगर ये संबंध और मजबूत हो गए भारत और रसिया के, तो अमेरिका को फिर रोकना आसान हो जाएगा और अमेरिका जो है कि पीछे पड़ जाएगा, मतलब अलग थलग हो जाएगा, पीछे हो जाएगा। तो ऐसे में वैश्विक पहचान बनाए रखने के लिए अमेरिका को भारत के सहयोग की जरूरत है, इसीलिए भारत और कनाडा के मुद्दे में अमेरिका नहीं उतरा, यही रीजन था। और वहीं प्रवासी संबंध भी प्रभावित हो रहे हैं। भाई जो कनाडा हम लोग जाते हैं घूमने, पंजाबी लोग, वो फिर नहीं जा पाएंगे, फिर वो प्रॉब्लम में आएंगे, तो ये दिक्कत है। तो आगे की राह में अगर हम देखें तो कूटनीति को दोस्तों बढ़ावा देना चाहिए। पहला कदम होना चाहिए कि मौजूदा तनाव को पहले खत्म करो, फिर उसके बाद अपनी अपनी बात रखेंगे। प्रवासी संबंधों मतलब अप्रवासी समुदायों के सशक्तिकरण को संतुलित किया जाए और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता यानी हिंसा, अलगाववाद, आतंकवाद का समर्थन करने वाले लोगों की स्वतंत्रता के दुरुपयोग को जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए। यानी इस तरीके का अगर कोई भी कृत्य करता है, चाहे भारत में चाहे कनाडा में, कि जो उस देश के साथ साथ अपने एक दूसरे संबंधों को भी विच्छेद कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों की स्वतंत्रता को रोक दिया जाए। और आपको भी पता है कि आर्टिकल 19(1) में तो स्वतंत्रता का अधिकार है, बोलने की आजादी, हर चीज। 19(2) में प्रतिबंध भी लगाया गया मूल अधिकार पे। किस आधार पे? अगर आप राष्ट्र की एकता, अखंडता, न्यायालय की अवमानना, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, इसके खिलाफ अगर आप बोलते हो तो आपकी बोलने की आजादी छीन ली जाएगी। आपने भारतीय संविधान में इस चीज को पढ़ा होगा और यही वो पॉइंट कहा जा रहा है। वहीं आतंकवाद के खिलाफ सहयोग, अगर आतंकवाद और हिंसक उग्रवाद का मुकाबला करने के लिए सहयोग की रूपरेखा जरूरी है, फिर चाहे वो खालिस्तान हो या कोई भी आतंकवादी गतिविधि, उनके खिलाफ कनाडा और भारत को एकजुट होना पड़ेगा। तो ये था दोस्तों आज के टॉपिक। हालांकि पहला टॉपिक थोड़ा बड़ा हो गया था, इसलिए उसमें थोड़ा समय ज़्यादा लग गया, तो आज केवल 2 ही टॉपिक कवर हो पाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। चैनल पर पहली बार प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।